सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है, ये आपके ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, या फिर कह सकते हैं कि जिनकी ट्रांसफार्मर के अंदर की जितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के मीन्स जो हम प्राइमरी सप्लाई दे रहे हैं, जो प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा है, जो आपका इंड्यूस वोल्टेज है, जो टर्मिनल साइड आपका वोल्टेज है या फिर हमारा सेकेंडरी साइड का करंट है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, यदि हमारा लोड कनेक्टेड होगा या नहीं कनेक्टेड होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम फेजर डायग्राम के थ्रू में समझेंगे। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है आपका फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर को अगर हम ओपन रखते हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफार्मर एट नो लोड। और यदि हमारे पास ये देखा जाए कि ट्रांसफार्मर को अगर हम सेकेंडरी साइड को लोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड या फुल लोड। तो सबसे पहला जो हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे वो रहेगा आपका, सबसे फर्स्ट रहेगा ट्रांसफार्मर एट नो लोड। ट्रांसफार्मर एट नो लोड। तो क्या होता है अगर जो ट्रांसफार्मर आपका नो लोडेड है, यानी आपका कोई लोड नहीं है, तो ये जो क्वांटिटीज में जो बताया हूं उनके साथ क्या रिलेशन आता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को दिखाते हैं कि आपका ये ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जिसके क्रॉस हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जिसके क्रॉस हम लोड कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लोड तो कनेक्ट नहीं है, उसी की वजह से इसका नाम आपका ट्रांसफार्मर एट नो लोड ही रखा गया है। तो अगेन जो हम इसमें सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो इसमें आपका करंट आपका I1 फ्लो करेगा। ड्यू टू दिस करंट इस प्राइमरी वाइंडिंग में आपका एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस एमएमएफ की वजह से इसमें फ्लक्स, कोर के अंदर फ्लक्स फ्लो होगा। और कोर चूंकि अल्टरनेटिंग फॉर्म में है और इन दोनों स्टेशनरी वाइंडिंग को साइमल्टेनियसली कट करेगी, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये E2 होगा, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये E1 होगा, जैसे कि हमने वर्किंग प्रिंसिपल समझ ही रखे थे। और ये क्यों निगेटिव साइन है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, और आपको पता है कि कोई भी कॉइल होता है उसके क्रॉस हम कोई सप्लाई लगाते हैं तो उसके अंदर जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपने सप्लाई का अपोज करता है। ये सब वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग समझ चुके हैं। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल आपका क्या है, ओपन है। तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड अगर हमारा क्या हो गया कि ये ओपन होने की वजह से भले आपका E2 यहाँ पे इंड्यूस हो चुका है लेकिन कोई आपका I2 करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं जो इस समय जो टर्मिनल के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज V2 है वो किसके बराबर है, इस समय E2 के बराबर है। अब हम इसकी फेजर डायग्राम को समझते हैं। तो हमें सबसे पहले में पता है कि भाई जो चीज हमारा फेजर डायग्राम में हम उस चीज को रिफरेंस लेते हैं जो ऑल क्वांटिटीज के लिए लगभग कॉमन वैल्यू हो। तो हमारे यहाँ पे फ्लक्स की जो वैल्यू है, ये फ्लक्स हमारे इन सबके लिए कॉमन है, क्योंकि इसी फ्लक्स के थ्रू आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो हम यहाँ फाई को हम पहले क्या ले लेंगे, फ्लक्स को हम क्या ले लेते हैं, कॉस्ट रेफरेंस ले लेते हैं। तो फाई स्क्वायर तो पता है कि फाई मैक्स साइन ओमेगा टी है। तो हमें चूंकि पता है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। और उसके बाद से दूसरा हमारे पास जो ईएमएफ E1 और E2 इंड्यूस हुआ था तो उसका फेजर डायग्राम हम ड्रा करेंगे। तो हमें पता है कि जो हमने E1 एंड आपका E2 का जो फेजर डायग्राम है, इसका इक्वेशन है, उसका इक्वेशन क्या है, तो E1 की वैल्यू है आपकी उसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 2 पाई f फाई मैक्स साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 इंटू आपका T1, या फिर इसी को हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा फाइव मैक्सिमम साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 इंटू टी। ऐसे ही आपका जो सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई f फाइव मैक्सिमम साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 इंटू T2। यहाँ इन दोनों इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि सारा सब कुछ सेम है, क्यों, यहाँ पे T1 एंड T2 है। और आप लोगों को इससे पहले वाले जो लेक्चर में मैंने दिखाया था जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आया था, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई f फाइव मैक्सिमम साइन ओमेगा t
माइनस पाई बाई 2 एक टर्म का था। अगर उसमें हम T1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राइमरी के लिए इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हो गया, और T2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज को तो हमारा वो सेकेंडरी साइड का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हो गया। तो इनके हेल्प से हम फेजर डायग्राम को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें रेफरेंस किसको ले लिए, इसको हमने ले लिया 5 को हमने रेफरेंस ले लिया, और E1 और E2 इस यहाँ से अगर इसको देख रहे हो कि ये साइन ओमेगा टी है, आपका साइन ओमेगा टी है, यहाँ माइनस हम 0 भी लिख दे तो भी कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, जिसका मतलब इस इक्वेशन से ए वाला इससे 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो यानी फाई जो आपकी क्वांटिटी है उससे जो E1 और E2 दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों में आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, इससे आपका 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे आपका आ गया, यहां से यहां तक ये मान लीजिए क्या है आपका, ये E1 की वैल्यू है, और चूंकि T1 हमारा इस केस के लिए हम जो हम लेके चल रहे हैं ये है आपका T2 ग्रेटर देन T1 है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो वैल्यू होगी RMS वैल्यू, इसके RMS वैल्यू से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न्स इसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू T1। तो इसलिए E2 की जो फेजर डायग्राम होगा वो E1 से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद से हम देखते हैं, यहाँ पे आप लोग गौर से देखा जाए आइडियल अगर जो लेके चलना है तो यहाँ पे E1 डैश इक्वल टू क्या दिख रहा है आपका V1, यानी V1 जो है वो माइनस ऑफ E1 है। तो हमारा जो सप्लाई वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E1 होगा, यही आपका V1 के बराबर होगा। तो ये तो हमारा जो अभी तक ये सारे ये सब हमें पता था कि ये सब चीजें होती हैं। अब उसके बाद से आता है कि जो ये फ्लक्स आपका डेवलप होता है उस फ्लक्स के लिए जो रिक्वायर्ड एमएमएफ है वो कितना है, वो डिपेंड करता है आपका एक्साइटिंग आपका जो करंट पर या नो लोड करंट पर। अभी नो लोड करंट क्या होता है, तो इस चीज को समझने के लिए पहले एक हम इसका सिंपल एक सर्किट डायग्राम बना लिया जाए। तो इसका सर्किट डायग्राम जब बनाते हैं तो ये आपका इस ट्रांसफार्मर एट नो लोड पे इसकी सर्किट डायग्राम हो गई, और यहां पे हमारा ये दो चीजें हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे ये हमने V1 जो सप्लाई है, ये जो V1 सप्लाई है, V1 सप्लाई दे रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी साइड आपका ओपन है, और ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है यहां से मान लीजिए ये आपका I1 करंट आपका जा रहा है और ये आपका I0 है। इसी I0 को हम कहते हैं नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं। और ये इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपका है IW और दूसरे को हम I म्यू कहते हैं। और ये जो आपके पैरामीटर्स हैं इसको हम लिखेंगे, ये R0 है और ये आपका X0 है। अब ये इन वैल्यूओं को या जो भी क्वांटिटी या पैरामीटर्स हैं इनके बारे में हमें आप लोगों को बता दूं एक बार कि जो I0 है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, IW और IB। IW जो होता है उसे हम कहते हैं आयरन कंपोनेंट करंट, या फिर इसे हम एक्टिव आपका करंट बोलते हैं, या फिर वाटफुल आपका करंट बोला जाता है। और ये जो पोर्शन है आपका इसका वाटफुल करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी करंट के वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस होती हैं उसमें टू टाइप्स के होती हैं, कोर लॉसेस एंड आपका कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस को ही हम आयरन लॉसेस कहते हैं। तो आयरन लॉसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल करंट होता है वो होता है आपका IW, इसीलिए इसे हम वाटफुल करंट बोलते हैं। और ये जो I म्यू है उसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट का रोल होता है कि ये जो आपका फ्लक्स कितना रिक्वायर्ड है, यानी कितना हमें एमएमएफ चाहिए कि इसमें फ्लक्स हमें आपका मिल सके, तो उस फ्लक्स को फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड जो हमारा एमएमएफ के लिए जो करंट चाहिए वो आपका I म्यू है, इसीलिए इसका नाम है मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी मैग्नेटाइजिंग के लिए जो करंट हमें चाहिए। और इसी करंट को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसको हम वाटलेस आपका करंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जब करंट आपका यहाँ पे इन दोनों के अंदर फ्लो कर रहा है, अगर तो हमें देखो I0 का अगर जो फेजर डायग्राम हमें ड्रा करना होगा तो हमें IW और I म्यू दोनों का फेजर डायग्राम हमें पता होना चाहिए। जब इन दोनों का फेजर डायग्राम फाइंड कर लेंगे तो इन दोनों के सम से हमें I0 की वैल्यू फाइंड होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं
यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि दोनों आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में हमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है आपका सेम होता है। तो यहाँ पे जो V1 है इसके क्रॉस भी V1 होगा और इसके क्रॉस भी V1 होगा, ये जो सप्लाई वोल्टेज दोनों के लिए सेम होगा। तो इसके अंदर हमारा वोल्टेज पता चल गया और हमें पता है कि रेजिस्टेंस है ये वाला। तो जब रेजिस्टिव आपका जो कोई सर्किट होता है उसके अंदर जो करंट होता है वो हमेशा अपने वोल्टेज के सेम फेज में होता है। यहाँ पे V1 का जो फेजर डायग्राम हमने ड्रा कर रखा है ये V1 है। तो इसीलिए जो IW है वो अपने इस V1 के सेम फेज में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए जो IW है वो IW अपने इस V1 के सेम फेज में रहेगा। और चूंकि एक क्वांटिटी बहुत कम होती है तो इसीलिए इसकी जो मैग्नीट्यूड हम लेंगे आपका फेजर डायग्राम के अंदर जो वैल्यू लेंगे वो बहुत कम रहेगा। तो ये आपका IW हो गया। उसके बाद से हम देखते हैं इस I म्यू का। तो I म्यू के अंदर भी आपका वोल्टेज आपका V1 ही है, क्योंकि पैरेलल में दोनों है। और यहाँ पे आपका जो इसमें पैरामीटर है वो क्या है, इंडक्टिव पैरामीटर यानी इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस के अंदर जो करंट होता है अपने वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो ये वोल्टेज आपका क्या होगा, V1 होगा। V1 से 90 डिग्री लैग करेगा तो यानी सेम टू द आपका सेम फेज आपका फ्लक्स। तो इस फ्लक्स के सेम फेज में आपका इससे 90 डिग्री पर आपका यहाँ पर, चूंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू IW, इसकी वैल्यू तो हमने ले लिया, ये हो गया आपका I म्यू। इन दोनों का जो फेजर सम होगा, इन दोनों का फेजर सम वो क्या होगा आपका I0 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का हम फेजर सम लेंगे तो उसका फेजर सम करने का तरीका होता है कि इसके टॉप से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा करेंगे और फिर इसके टॉप से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा करेंगे। जहां पे आपके ज्वाइंट होते हैं इनको हम इस ओरिजिन से हम इसे ज्वाइंट करते हैं इस तरीके से। तो ये जो आपकी जो वैल्यू है, ये जो आपकी क्वांटिटी आ रही है वो आपका I0 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो इस ये जो आपका फेजर डायग्राम है ये आपका ट्रांसफार्मर एट नो लोड के केस में हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है आपका V1, और जो टोटल जो हम करंट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है I1। और यहाँ पे I1 किसके इक्वल दिख रहा है, I0 के। तो यहाँ पे ये I0 ही क्या है आपका I1 के बराबर है। तो ये टोटल आपका करंट हो गया, ये टोटल वोल्टेज हो गया। तो इन दोनों बीच का जो एंगल होगा उसी से हम पावर फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये जो एंगल आपका होगा इसे हम कहेंगे φ0। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इस I0 के दो कंपोनेंट है, एक है आपका IW और एक है आपका I म्यू। और I0 को हम इस एंगल के थ्रू भी हम इसे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर जो हम इस I0 को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट जो IW के बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल ये बन रहा है तो ये हो जाएगा I0 cos φ0 के बराबर। और दूसरा जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये जो I म्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो I0 sin φ0 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? तो इनसे हमें क्या आपका इंफॉर्मेशन मिला, तो यहां से हमारा आ गया, आगे आप लोग लिख लीजिएगा, ये है आपका कि ये जो I0 को हम लिख सकते हैं I0 इक्वल टू क्या है आपका ये अंडर रूट ऑफ I0 cos φ0 का होल स्क्वायर प्लस I0 sin φ0 का होल स्क्वायर, क्योंकि I0 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो पोर्शन है I0 cos φ0 वो IW को रिप्रेजेंट कर रहा है और I0 sin φ0 किसको कर रहा है, I म्यू को। तो ये जो आपका I की जो वैल्यू हो जाएगी I0 की, I0 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ IW का होल स्क्वायर प्लस I म्यू का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन में हम ये भी लिख सकते हैं कि जहां पे IW की वैल्यू क्या है I0 cos φ0 के बराबर और I म्यू की जो वैल्यू है वो क्या है आपका I0 sin φ0 की। तो ये जो टोटल आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका ट्रांसफार्मर एट नो लोड को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा
एक्साइटिंग करंट है वो हमेशा आपका इस सप्लाई वोल्टेज से फाई नॉट एंगल पे इसी पोजीशन पर रहेगा। क्योंकि ये आपका अगर ट्रांसफार्मर लोडेड हो या ना लोडेड हो, वो आपका फेजर डायग्राम इसका यहीं पे ही रहेगा, क्योंकि एक कांस्टेंट आपका इसी केवल म्यूचुअल आपका जो फ्लक्स के जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है वो हमारा ए है और ये हमारा कांस्टेंट आपका लॉसेस है। तो ये एक तरह से कांस्टेंट ही रहता है, तो इसीलिए आपका ट्रांसफार्मर फुल लोड में हम पढ़ाएंगे तो वो ये इसी पोजीशन पे ही आपका रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका ट्रांसफार्मर एट फुल लोड या फिर ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड कर सकते हो उसको। तो हम देखते हैं ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये चीज समझने की बात आती है कि यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि अभी तक ले जो मैं ट्रांसफार्मर एट नो लोड लिया था तो वहां पे IW की वैल्यू कुछ ना होने की वजह से हमारा जो इसके देखिए आई के भी दो कंपोनेंट होते हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आई के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका I1 का दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है I0 और दूसरा होता है I1 डैश। तो ये मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये I1 डैश यहाँ पे था, इसका ये आपका I2 था। तो I2 अगर जो जीरो है तो ये भी जो वैल्यू है वो भी आपका जीरो ही होगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर जो I2 की वैल्यू नहीं है। ये चीज ज्यादा क्लियर होगा जब हम आपको फुल लोड पढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये कैसे आपका और काम करता है। अगर कि इनकी वैल्यू जीरो है तो यानी हमारा I1 जो है वो I0 के बराबर है। और एक चीज और आप लोगों को बताऊं कि जो I1 है वो होता है आपका I0 प्लस I1 डैश, जहां पे अगर जब सपोज करो कि इस I1 की वैल्यू 10 एम्पियर है तो ये अगर 0.3 होगा तो ये हमेशा आपका होगा 9.7 होगा, यानी आपका I0 की वैल्यू बहुत कम होती है। तो जब I0 की वैल्यू कम होती है तो अगर जो ये पोर्शन हमारा हटा दें, अगर जो ये I2 की वैल्यू जीरो होने की वजह से I डैश की वैल्यू जीरो, यानी I डैश की वैल्यू जीरो का मतलब इसको हम हटा देते हैं, तो अब हमारे पास ये जो I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये लगभग आपको 0.3 के आसपास आ गया, यानी I0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3 है। तो 0.3 की वैल्यू अगर जो रहेगी, अगर इसके अंदर आपका इस प्राइमरी साइड के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर I2R जो लॉसेस होगा, इस स्मॉल करंट की वजह से वो वैल्यू और कम हो जाएगी, यानी 1 से बहुत कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपका इतना कम हो जाएगा कि जब इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपका हम प्राइमरी वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस या लीकेज रिएक्टेंस हम नहीं शो करते, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होती है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो नेग्लिजिबल एक तरह से ड्रॉप होगा। तो जब नेग्लिजिबल ड्रॉप होगा तो हमारा ये जो वोल्टेज इसके ठीक पैरेलल आ जाएगा और फिर आपका ये जो चीज सब एक्सप्लेन किया गया है उस बेस पे किया गया है। लेकिन जब हम फुल लोड की बात करेंगे तो वहां पे ये जो I2 है वो जीरो नहीं होगा। जब I2 जीरो नहीं होगा तो I1 डैश भी जीरो नहीं होगा। जब I1 डैश जीरो नहीं होगा तो ये आपका जब I की जो वैल्यू क्या है, पहले 0.3 जो दिखा रहा था अब कितना दिखाएगा, अब पूरा का पूरा 10 हो जाएगा। तो अब ये 10 एम्पियर का जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो इस वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर अगेन जो लॉसेस होगी I2R लॉसेस वो काफी ज्यादा हो जाएगी। तो उसको हम इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे हम नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते, जैसे इसमें हम नेग्लेक्ट करके चल चुके थे। तो इसीलिए इसका अब हम जो फुल लोड के लिए पढ़ाएंगे तो वहां पे आपका एक्चुअल ट्रांसफार्मर लेके चलेंगे। एक्चुअल ट्रांसफार्मर मतलब उसके अंदर आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के तरफ आपका उनका रेजिस्टेंस भी है और लीकेज रिएक्टेंस भी है, ठीक है। तो अब इन सबको लेकर हम चलेंगे। तो फिर हम आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर एट फुल लोड पे आपका फेजर डायग्राम कैसे करा कर ट्रांसफार्मर 2 ये आपका एक्चुअल जो ट्रांसफार्मर है उसका कर सकते हैं सर्किट डायग्राम आपका हो गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये तो हो गया आपका एक्चुअल इसका सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे इनका इक्वेशन देखा जाए, अगर इस सर्किट में हम केवीएल अप्लाई करें तो इस V1 की जो वैल्यू है उस V1 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ E1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस J ऑफ X1। एंड यहाँ पे E2 की जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा है, E2 इक्वल टू, अगर इसमें केवीएल अप्लाई करें तो अगेन आपके हो जाएगा V2 प्लस I2
R2 प्लस J ऑफ X। तो ये आपका दोनों साइड के जो वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और आपका जो इंड्यूस वोल्टेज सेकेंडरी साइड है उसकी इक्वेशन हमने फाइंड की। इससे पहले वाले में आप लोग देखे थे कि V1 इक्वल था, क्यों? क्योंकि इस I1 की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे जो ये ग्राफ है नेग्लिजिबल मान के चल रहे थे, इसलिए इसको हम यहाँ पे शो नहीं किए थे। हाँ, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा और आप लोगों को बता दूं, यहाँ लीकेज रिएक्टेंस की बात हो रही है। लीकेज रिएक्टेंस आता क्या है? लीकेज रिएक्टेंस कुछ नहीं, ये आपका लीकेज फ्लक्स की वजह से होता है। लीकेज फ्लक्स क्या है? तो हमें जो भी फ्लक्स आपका होता है, क्योंकि हम आइडियल अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो मैंने इससे पहले बताया था कि जो भी फ्लक्स हमारा ये जो इंड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, वो टोटल का टोटल फ्लक्स ये आपका वेल डिफाइंड पाथ आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है उसी के अंदर फ्लो करना चाहिए। 100% आपका फ्लक्स आपका इसी के अंदर फ्लो करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ पोर्शन आपका, कुछ आपका परसेंटेज आपके जो फ्लक्स होते हैं लीक कर जाते हैं। बहुत मामूली से आपके फ्लक्स होते हैं वो लीक कर जाते हैं। और वो लीक कैसे करते हैं? ये जो वाइंडिंग आपकी की गई होती है, इस वाइंडिंग के अक्रॉस चारों तरफ आपका क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, जैसे एयर, डस्ट, इस टाइप के मॉइस्चर, ये इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ये जो फ्लक्स क्या करता है, ये कोर के साथ साथ इनको भी अपना पाथ मान लेता है और उनको भी अपना एक मैग्नेटिक सर्किट मान लेता है, और कुछ फ्लक्स इसमें से लीक कर जाते हैं उस पाथ की तरफ। और वो पाथ चूंकि इन्हीं प्राइमरी वाइंडिंग के चारों तरफ बाउंड होते हैं, तो ये इनको अगेन कट करते हैं। जब कट करते हैं तो एक लीकेज आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो लीकेज वोल्टेज ड्रॉप के लिए जो रिक्वायर्ड जो आपका रिएक्टेंस होगा, यानी आपका जो भी इंडक्टेंस यूज किया होगा, वो आपका होता है लीकेज रिएक्टेंस। तो वो लीकेज रिएक्टेंस चूंकि प्राइमरी वाइंडिंग में हो रहा है और इसी करंट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको इसके साथ सीरीज में हम रखते हैं। और चूंकि हमें पता है कि जो इसके कोई भी आपकी वाइंडिंग है प्योरली आपका इंडक्टिव होगा नहीं, उसके अंदर सब पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस रहते हैं, तो ये वो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही आपका सेम आपका सिमिलरिटी आपका सेकेंडरी साइड होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका X1 और X2 दोनों वाइंडिंग में आपका लीकेज रिएक्टेंस को शो करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इस फेजर डायग्राम के पास। तो हम अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास एक डाटा तैयार कर लें कि हम इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहला अगर जो हमारे पास पॉइंट है, तो हमें पता है, अगेन हमने बताया था कि जब फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो हमें एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए। रेफरेंस वैल्यू हमारा क्या है? तो वही आपका फाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। सेकेंड हमें क्या चाहिए? सेकेंड आपका जो सेकेंड आपका है, सेकेंड हमें पता है कि जो E1 एंड आपका E2, इन दोनों का फेजर डायग्राम ड्रा करना होगा, और ये दोनों इससे 90 डिग्री पर लैग करते हैं, ये पता है। तीसरे हमारे पास आता है कि तीसरा हमें क्या ड्रा करना है? तो तीसरा हमें पता है कि माइनस ऑफ ये हमें V1 के लिए हमें एक तो हमें चाहिए माइनस ऑफ E1 का फेजर डायग्राम। दूसरा हमें क्या चाहिए? I0, और I0 कहां पे होगा इसमें हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। उसके बाद से तीसरा, इसके बाद से जब ये I0 आ जाता है, उसके बाद से हम ड्रा करेंगे चौथा आपका जो टर्म होगा, इसे हम V2 को ड्रा करेंगे। तो जो V2 है वो ऑलवेज अपने E2 से कुछ आपका एंगल लैग करेगा, तो ये हमेशा लैगिंग नेचर में रहेगा E2 से। तो E2 का फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे और मैं बताऊंगा कि क्यों लैगिंग नेचर में रहेगा। उसके बाद से हमारा आता है E2 के बाद से आता है आपका जो आपका फिफ्थ है, वो है आपका I2 करंट। I2 करंट का फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे, और I2 करंट जो होता है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लोड। अब लोड हमारा जिस टाइप का होगा, हमारा जो I2 है उसी के हिसाब से उसकी बिहेवियर चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिव होगा तो अपने इस वोल्टेज के सेम फेज में होगा, इंडक्टिव होगा तो इसे 90 डिग्री पे होगा, या फिर कह सकते हो कि फाई एंगल लैग करेगा। अगर कैपेसिटिव होगा तो इस वोल्टेज से 90 डिग्री आपका लीड करेगा, या फिर फाई एंगल लीड करेगा। तो ये जो I2 है वो डिपेंड कर रहा है कि लोड आपका किस टाइप का है। एक बार हम I2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं
देन हम फाइंड करते हैं आपका जो 6 पॉइंट है उसे हम फाइंड करना होगा I1 डैश। अब ये I1 डैश बड़ी इंपॉर्टेंट आपका इसमें टर्म्स है समझना, और इसको समझ में आ गया तो फिर हम बाकी आपका फेजर डायग्राम इजीली ड्रा कर लेंगे। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहां पे इस फ्लक्स की वजह से जब यहां पे सेकेंडरी साइड आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2, तो E2 इंड्यूस होने के बाद से जब ये लोड कनेक्टेड है इसके साथ तो I2 करंट फ्लो करेगा, और I2 करंट कहां से फ्लो करेगा, पूरे अपने इस T1 टर्म से होते हुए जाएगा T2 टर्म से। तो T2 टर्म से अगर ये पूरा I2 करंट अगर फ्लो करेगा तो अपने ही इसके अंदर एक वाइंडिंग के अंदर इसमें एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा, एक एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा, उसकी वैल्यू होगी आपका क्या, I2 इंटू T2, I2 इंटू T2। ठीक है, यानी जब आपका करंट इस कॉइल में आपका फ्लो करके जाएगा तो एक एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा, और उस एमएमएफ के वजह से एक फ्लक्स आपका बनेगा ∅2, और ये ∅2 हमेशा इस जो आपका फ्लक्स है उसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा। यानी अपने इस मेन फ्लक्स का, इसको मान लीजिए हम मेन फ्लक्स कर रहे हैं, तो इस मेन फ्लक्स का क्या करेगा, ∅2 आपका अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो ये जो फ्लक्स है आपका पहले से आपका कम हो जाएगा। जब पहले से कम हो गया ये फाई आपका, तो यहाँ पे जो इंड्यूस वोल्टेज है वो भी आपका पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों वोल्टेज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगी उसके वजह से एक आपका एक्स्ट्रा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, जिसे हम काउंटर बैलेंसिंग करंट कहते हैं, और एक एक्स्ट्रा करंट अगेन आपका इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा, जिसे हम I1 डैश कहते हैं। इसीलिए मैं उससे पहले वाले जो आपका वीडियो था उसमें बताया, टॉपिक था उसमें बताया था कि जो हमारा I1 डैश है ये I2 पर डिपेंड करता है। यहाँ I2 नहीं होता तो ये ∅2 नहीं होता, ∅2 नहीं होता तो ये आपका काउंटर बैलेंसिंग करंट नहीं होता। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब एक करंट I2 इस टर्म के अंदर फ्लो किया तो आपका एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उस एमएमएफ की वजह से फ्लक्स आपका ∅2 अपने इस मेन फ्लक्स का अपोज किया। जब ये मेन फ्लक्स पहले से कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे भी वोल्टेज आपका पहले से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इन दोनों वोल्टेज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे एक काउंटर बैलेंसिंग करंट फ्लो करेगा, और वो फ्लो फिर आपका इसी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में आपका फ्लो करेगा। तो जब इसमें इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा, जब इसमें फ्लो करेगा तो इसके अंदर भी एक आपका एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस एमएमएफ की वजह से अगेन आपका एक फ्लक्स बनेगा। यानी जब ये भी आपका T1 टर्म्स के अंदर यानी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर आपका I1 डैश फ्लो करेगा, एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस एमएमएफ की वजह से एक ∅1 डैश बनेगा, और ये ∅1 डैश अगेन आपका चूंकि इस मेन फ्लक्स का सपोर्ट करेगा। तो अब दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 3 फ्लक्स आपके दिख रहा है, एक मेन फ्लक्स, एक ∅2, एक ∅1 डैश। तो ∅2 जिस अमाउंट से प्रोड्यूस हुआ है उसी अमाउंट से इस ∅ को रिड्यूस किया है, और उसी अमाउंट से आपका यहाँ पे ये भी वोल्टेज आपका रिड्यूस हुआ है, और उसी को देखते हुए एक काउंटर बैलेंसिंग करंट आपका फ्लो हुआ है उतना ही अमाउंट का, और उसके वजह से इस फ्लक्स के बराबर एक फ्लक्स आपका प्रोड्यूस यहाँ पे ∅1 डैश इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करे। ये दोनों फ्लक्स सेल्फ फ्लक्स होते हैं, सेल्फ आपका ये म्यूचुअल फ्लक्स हो गया, ये आपका सेल्फ आपका इंड्यूस फ्लक्स होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा ये जो ∅ है वो रिमेन वैसे ही सेम टू सेम रहेगा, इसलिए हमारा ए और इसके पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से हमारा I1 डैश के लिए फायदा हो जाएगा फाइंड करना। तो I1 डैश कैसे फाइंड होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहां से एक पता चल गया कि ∅1 डैश इक्वल टू ∅2, जहां पे ∅1 डैश की वैल्यू क्या है, तो ∅1 डैश की वैल्यू है यहाँ पर I1 डैश इंटू T1, अब ∅2 की वैल्यू क्या है, तो T2 इंटू I2, और I2 का फेजर डायग्राम हम पहले ही बना चुके रहेंगे अगर जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं तो ∅2 का हमें पता चल चुका है। तो इस करंट के ठीक अपोजिट आपका करंट I1 डैश होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या नेचर में अपोजिट है। ठीक है, तो अब इसके वजह से ये करंट देखो अंदर जा रहा है और ये आपका ऐसे जा रहा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट में है। तो अब यहां से हमारा I1 डैश की जो वैल्यू हो जाएगी I1 डैश वो हो जाएगा आपका T2 डिवाइड बाई T1 इंटू
I2। यहाँ पे T2 अपन T1 क्या बता रहा है, T2 चूंकि ग्रेटर है आपका T1 से, तो ये जो पोर्शन है ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो जो भी आपका फेजर डायग्राम इसका होगा उसमें हम इस वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो फेजर डायग्राम है इस I2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन अपोजिट में होगी। तो ये चीज वहां पर हम समझेंगे। जब हमारा I डैश की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तब जाके आपका, तब हम देखेंगे क्या हमारा जो नेक्स्ट आपका जो टर्म है आपका फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के सिक्स हो गया, सिक्स के बाद से सेवेंथ आपका जो पॉइंट देख रहे हैं, तो सेवेंथ पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा आपका I1 की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि I1 इक्वल टू क्या होता है, I1 इक्वल टू I1 डैश प्लस I0। तो यहाँ पे I1 डैश की वैल्यू हमने फाइंड कर ही लिया इसके अकॉर्डिंग, और I0 हमारा ऑलरेडी हमें पता है, ये नो लोड केस में ही। तो ये हो गया, इन दोनों का जब फेजर सम करेंगे तो यहां से हमारा I1 की वैल्यू आ जाती है। एक बार जब इस I1 और इस I2 दोनों का फेजर डायग्राम हमें फाइंड हो जाएगा, तब जाके हम इस V1 और E2 इन दोनों का फेजर डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें I1 का फेजर I1 की वैल्यू चाहिए, I1 का फेजर डायग्राम हमें पता होना चाहिए, और इसके अंदर हमें I2 का फेजर डायग्राम पता होना चाहिए। बाकी तो सारे हमें पता हो ही चुके हैं। तो हमें लास्ट पॉइंट, ये जो 7th पॉइंट तक है, इसे हमें समझना भी होगा और इसको ड्रा करना होगा। तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, सबसे पहला रहेगा कि ये जो लोड है वो क्या है, रेजिस्टिव लोड है। तो एट रेजिस्टिव लोड को लेके चलते हैं, ट्रांसफार्मर एट रेजिस्टिव लोड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग वाला, हम केवल इतने पॉइंट की बात करें कि यहां से टर्मिनल वाली वैल्यू को, तो टर्मिनल पे जो लोड लगा है यहाँ पे, वो जो लोड यहाँ पे लगा है वो क्या है, प्योरली आपका रेजिस्टिव हो गया, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो गया V2 हो गया। ठीक है, ये जो करंट आपका आ रहा है वो आपका I2 है। ये जो हमने इस पॉइंट से, आपका इस वाले पॉइंट से और इस पॉइंट तक का हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए बता दिया है। अब हमें फेजर डायग्राम ड्रा करना है, तो अकॉर्डिंग टू जो भी हम यहाँ से 1 से लेके 7 तक चले हैं, लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फेजर डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका फेजर डायग्राम ड्रा करना है, रेफरेंस वैल्यू की। रेफरेंस वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ रेफरेंस वैल्यू है आपका I0, नहीं सॉरी 5 हो गया। अब 5 के बाद से हमें E1 और E2 हमें पता है इससे पिछले वाले में कि E1 और E2 दोनों आपस में इस 5 से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये हो गया आपका E1 की वैल्यू और ये हो गया आपका E2 की वैल्यू। हमें इस फेजर डायग्राम, जब हम V1 का फेजर डायग्राम ड्रा करना होगा तो हमें माइनस ऑफ E1 की जरूरत पड़ेगी। तो हमें E1 का पता है, तो इसके अपोजिट हम लेके चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ E1 हो गया। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए, I0। हमने बताया था कि I0 एक कांस्टेंट की वैल्यू है, तो ये आपका I0 हमेशा आपका यहीं इसी पोजीशन पे रहेगा। क्लियर है। अब उसके बाद से V2, मैंने बताया था कि V2 हमेशा अपने E2 से 5 एंगल लैग करेगा। हालांकि मैंने कहीं ये सब चीजें पढ़ा नहीं कि क्यों लैग करेगा, और ये V2 की जो वैल्यू है वो ट्रांसफार्मर एट रेजिस्टिव लोड हो या इंडक्टिव लोड हो या कैपेसिटिव लोड हो, तीनों के लिए अपने इस E2 से ये आपका 5 एंगल आपका क्या होता है, लैग होता है। उसके पीछे रीजन ये है, जहां तक मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि सपोज करो कि अभी ये यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम अगर हम एक पल के लिए भूल जाए, यहां से जो ये करंट I2 निकल रहा है, I2 जब ये निकल रहा है वो पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होगा अपने इस E2 के सेम फेज में जाने की कोशिश करेगा, E2 के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। जब आपका I2 इस इंडक्टेंस के अंदर जाएगा तो अपने इस E2 से 90 डिग्री क्या करेगा, लैग होने की कोशिश करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट आपका करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये आपका कहीं इससे लैगिंग नेचर में आपका करंट फ्लो कर रहा है, यानी यहीं से ये जो करंट I2 है वो इनके वजह से ऑलरेडी लैगिंग नेचर में आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो लोड है वो रेजिस्टिव है या इंडक्टिव या कैपेसिटिव है, ये हमें नहीं पता है,
लेकिन जो भी ड्रॉप होगा वो ड्रॉप वोल्टेज चूंकि करंट लैगिंग नेचर में होने की वजह से ये जो ड्रॉप होगा वो हमेशा अपने इस वोल्टेज से लैगिंग नेचर में रहेगा। तो इसीलिए ये जो V2 है अपने E2 से तीनों केसों में, तीनों लोड केस में आपका ये फाई एंगल क्या होता है, लैग रहता है। तो ये आपका हो गया V2 की वैल्यू। क्लियर है? जब V2 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो फिर उसके बाद से हमारा था I2 की वैल्यू, और I2 क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पर, नेचर ऑफ लोड पे। तो ये मान लो यहाँ पे I2 करंट है, I2 करंट जब आपका इस लोड के अंदर आपका फ्लो किया तो वोल्टेज ड्रॉप V2 हुआ। तो V2 का फेजर डायग्राम हमें पता है। तो ये V2 हमें V2 पता चल गया कि ये क्या है, रेजिस्टिव वोल्टेज है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो ये जो करंट है अपने इस V2 के सेम फेज में होगा। तो इसलिए ये जो I2 है अपने V2 के सेम फेज में रहेगा। तो मान लीजिए कि ये आपका ये हो गया I2 की वैल्यू। हमें I2 की वैल्यू पता चल गया। तो जब मैंने कहा था कि जब I2 की वैल्यू पता चल जाएगी तो इस वाले आपका जो फार्मूला है उसके हिसाब से हम I1 डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। I1 डैश I2 से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। रीजन क्या है मैंने बता दिया है। तो ये इसके ठीक अपोजिट में, ये इसके अपोजिट में इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया और ये हो गया I1 डैश की वैल्यू। I1 डैश क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो होगा आपका I1 की वैल्यू। इसके फेजर सम के लिए मैं बताया था कि इसके टॉप से इसके पैरेलल पर हम एक लाइन ड्रा कर, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा करेंगे और फिर जैसे ये आपका गया है उसी यहां से उसी एंगल से हम यानी इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा करेंगे कहीं यहाँ पे मीट किया और इसको हम ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका आ गया, ये हो गया आपका, ये आ जाएगा आपका I1 की वैल्यू। तो ये I1 की डायरेक्शन हो गया। तो इसके बाद से मैंने बताया था कि जब आपका I2 और I1 इन दोनों का अगर जो फेजर डायग्राम हमें पता चल जाता है तो उसके बाद से हम क्या फाइंड करेंगे, इस V1 और इस E2 की वैल्यू। तो यहाँ पे इस V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V1 के लिए सबसे पहले हम मान लो चलो V1 के लिए करते हैं। तो V1 के लिए में क्या चाहिए, माइनस ऑफ E1। माइनस ऑफ E1 हमें पता है, उसमें ऐड होगा I1 इंटू R1। I1 इंटू R1 क्या है, एक रेजिस्टिव आपका वोल्टेज है। तो ये जो वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप अपने इस करंट के डायरेक्शन में होगा और ऐड किसके साथ होगा आपका, माइनस ऑफ E1 के साथ। तो इस माइनस ऑफ E1 के साथ ऐड होगा और फॉलो किसको करेगा, तो इस क्योंकि हमारा जो ये वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा अपने इस करंट के सेम फेज में रहेगा। तो करंट आपका इस डायरेक्शन में क्या है, तो इसी डायरेक्शन में आपका ये I1 इंटू ये आपका I1 इंटू R1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये I1 इंटू X1, I1 इंटू X1 क्या होगा आपका, ये वोल्टेज इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप हमेशा अपने करंट से 90 डिग्री लीड करता है। वोल्टेज की बात कर रहा हूं, वोल्टेज अपने करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। तो यहाँ पे ये जो आपका वोल्टेज इसके साथ हमारा ऐड होगा क्योंकि हमारा दिस प्लस दिस है। तब ये जो वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों के साथ ऐड होगा यानी दिस प्लस दिस, इसमें 90 डिग्री किससे, अपने करंट से। तो आपका करंट का डायरेक्शन ये रहा, वही डायरेक्शन इसका है। इससे 90 डिग्री पे इस तरीके से ये जो पोर्शन है इसको हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका I1 इंटू X1। और ये आप देखिए माइनस ऑफ E1 प्लस I1 R1 प्लस J ऑफ I1 X1, ये किसकी वैल्यू हो गई, तो आपका V1 की हो गई। इन तीनों को अगर हम ओरिजिन से आपका कनेक्ट कर दें यानी इस पॉइंट को इसके साथ, तो ये जो आपका पोर्शन आ रहा है ये आपका हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज V1 का फेजर डायग्राम। सिमिलरली अब हम सेकेंडरी साइड चलते हैं। हमें E2 की वैल्यू को देखना है, इसके साथ जस्टिफाई करना है। तो हमें चाहिए आपका V2 में पता है, V2 में I2 इंटू R2 क्या है, अगेन आपका रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है
और ये वोल्टेज ड्रॉप अपने इस I2 करंट के सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसका I2 का सेम डायरेक्शन यही है, तो इसी में ये आपका V2 के साथ ऐड हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यहां से यहां तक, ये हो गया आपका I2 इंटू R2 की वैल्यू, I2 इंटू R2। अब हमारा I2 इंटू X2 जो है अगेन आपका ये क्या है, इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, और ये वोल्टेज ड्रॉप अपने अगेन I2 करंट से 90 डिग्री क्या होगा, लीड करेगा। तो यहाँ पे ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिस प्लस दिस है, तो ये जो पोर्शन है इन दोनों के साथ ऐड हो रहा है, तो ये पोर्शन हो गया V2 और ये हो गया I2 R2, और उसमें ऐड होगा और 90 डिग्री बनाते हुए इस डायरेक्शन में लीड करते हुए, तो 90 डिग्री बनाते हुए ये आपका इसके साथ कनेक्ट कर दिए, तो ये हो गया आपका I2 इंटू X2, और यहाँ इनको आपस में ऑलरेडी मिला ही है, तो ये हो गया E2 की वैल्यू। तो ये हो गया फेजर डायग्राम ऑफ फुल लोड ट्रांसफार्मर, किसके लिए, तो रेजिस्टिव लोड के लिए। ये आपका I नॉट है, I नॉट का रिलेशन अगर जो हम इस V1 के साथ हमने याद करो पिछले वाले टर्म में भी, उसमें हमने क्या लिखा था, ये था आपका फाई नॉट, ठीक है। और ये क्या है आपका मेन आपका सप्लाई करंट है, ये मेन आपका सप्लाई वोल्टेज है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा इसे हम कहेंगे φ1, ठीक है। और एक बोल के मतलब लीजिएगा कि इनके बीच में जो एंगल है वो φ2 है, φ2 नहीं है, φ2 हमारा किसके किसके बीच में होगा, तो V2 और I2। यहाँ पे हमारा V2 I2 दोनों सेम फेज में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं φ2 = 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, मतलब आपका एक रेजिस्टिव लोड है। अब हम दूसरा जो आपका लोड है वो क्या है, ट्रांसफार्मर एट इंडक्टिव लोड।